तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3। तो उसमें क्या है, हमें अप्रमेय संख्याएं सिद्ध करनी है कि जैसे √5, √3, √7 ये सारी अप्रमेय संख्या आती हैं। इस तरह की जो वर्गमूल वाली संख्या होती है उसको अप्रमेय सिद्ध करना है। तो उससे पहले हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अप्रमेय संख्या होती है एक, और एक होती है प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होती है, p और q क्या होती है? पूर्णांक। p और q क्या होते हैं? पूर्णांक। और q जो है 0 नहीं होता। तो कोई भी संख्या इस तरह की जैसे 5/7, 7/8 ये सारी क्या होती है? प्रमेय संख्या होती है। ये सारी क्या होती है? प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें अप्रमेय संख्याएं कौन सी होती है? अप्रमेय में मैंने पढ़ा था कि जो भी अंडर वाली होती है, वर्गमूल वाली, √2, 3 पूर्ण वर्ग को छोड़ के √5, √7, √6, √9, 10, √8 ये सारी क्या होती है? अप्रमेय संख्या होती है। ये सारी क्या होती है? अप्रमेय संख्या। लेकिन आज हमें इसे सिद्ध करना है। तो प्रमेय संख्याओं के बारे में भी हमने पढ़ा था 9th क्लास में, तो उसके हमने अभी दोबारा से इसकी एक परिभाषा को देख लिया है कि p/q के टाइप की जो होती है, भिन्न में होती है जो, वो सारी क्या होती है? सारी क्या होती है? प्रमेय संख्या होती है। तो अगर हम संख्या रेखा की बात करें, ये संख्या रेखा होती है हमारे पास, वास्तविक संख्या रेखा। इसके ऊपर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर वो या तो प्रमेय होगा या फिर अप्रमेय होगा, या तो प्रमेय होगा या फिर अप्रमेय होगा, दोनों में से एक होगा। कोई भी संख्या है, क्योंकि अप्रमेय और प्रमेय दोनों का अगर जोड़ करे, दोनों संख्याओं का जोड़ करे, तो वो क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सारी संख्याएं रहती हैं, पॉइंटों वाली हो जाए चाहे अंडर रूट वाली हो, कोई भी संख्या है, नेगेटिव संख्याएं, सारी संख्याएं मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो कोई भी अगर बिंदु है वो या तो क्या होगा? प्रमेय होगा या फिर अप्रमेय होगा। अप्रमेय प्लस प्रमेय क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो कोई भी अगर हम यहाँ पे कोई भी कहते हैं कि ये वाला बिंदु ये क्या है, तो ये या तो प्रमेय होगा या फिर अप्रमेय होगा। मतलब या तो हम इसको रूट में लिख सकते होंगे या फिर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक अभाज्य संख्या है। क्या है इसमें? मान प्रमेय 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। p a को विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर p क्या है इसमें प्रमेय की, इसकी हम यूज करेंगे परिभाषा को, प्रमेय की को आगे जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं उसमें, कि अगर p a² को विभाजित करती है, p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। देखिए इसको एग्जांपल से करते हैं। कोई भी दो नंबर लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 6, 36 और 6, 36 और 6। तो हमने जैसे एक p ले लिया, p क्या ले लिया? 3। ये हो गया हमारा a और ये हो गया a²। 6 का स्क्वायर 36। p 36 को भाग करता है, पूरा पूरा भाग करता है ना? करता है। इसका मतलब अगर 36 को करता है तो p 6 को भी करेगा। 3 है 36 को भाग करता है, तो क्योंकि 36 पे हम काट के देखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास जो शेष वाला वो क्या आएगा? 0 होगा। और अगर हम 6 को करेंगे 3 से भाग तो भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब अगर p है जो, अगर a² को से पूरा पूरा भाग होता है तो a से भी भाग होगा। ठीक है, तो यही है हमारी प्रमेय की, अगर p a² को विभाजित करती है तो p है जो a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, एक चीज और है तो करेंगे अपने उसमें प्रूफ में, √5 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करने में, कि अगर जैसे मान लो कि p a को विभाजित करता है, p a को विभाजित करता है, p a को विभाजित करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर pc, a बराबर pc। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए हमें मिल गया अगर 5 a को विभाजित करता है, 5 a को विभाजित करता है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर 5c। ऐसे भी समझ नहीं आया तो देखिए एक चीज और देख लेते हैं, कि जैसे हमें पता है 2 है जो वो 6 को विभाजित करता है, 6 से विभाजित होता है। 2 है जो
2 है जो वो 6 से विभाजित होता है। इसका मतलब हम 6 को 2 गुना में सी कोई पूर्णांक लेके हम लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 है, जैसे वो 6 से विभाजित होता है, तो 6 को हम 2 गुना में सी कोई भी पूर्णांक लेके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सी क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इस तरह से अगर 5 है, अगर 5 को कोई संख्या ए विभाजित कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होगा, 5 गुना में कोई पूर्णांक। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट, अपना जो क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक प्रमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कॉन्ट्रेरी रूप से, विरोधाभास से। कैसे, इसका सॉल्यूशन देखिए। मान लो क्या है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने एक परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो p बटा q के रूप की होगी। अगर ये संख्या परिमेय है तो इसका मतलब पक्का हम रूट 5 को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे a और b क्या होंगे, a और b पूर्णांक हैं। और क्या होगा, a b सह अभाज्य मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b सह अभाज्य है। a b क्या है, सह अभाज्य है, मतलब a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये b यहाँ भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इसके वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर आ जाएगा हमारे पास रूट 5 b का वर्ग a का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास 5, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर है पॉजिटिव। ये कैसे आया, हमें पता है कि कोई भी अगर संख्या है दो a और b, और a और b का अगर स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर गुणा में b का स्क्वायर। दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जिसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब 5 क्या आ गया हमारे पास, 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 5 b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर। देखिए ये क्या आ गया हमारे पास कि, चलिए इसको समझते हैं पहले कि अगर हम किसी संख्या जैसे 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो a स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। a स्क्वायर है जो 5 से विभाजित होगा, मतलब 5 क्या करेगा, इसलिए क्या होगा, 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो प्रमेय हमने कौन सी पढ़ी थी, 1.3 के द्वारा। हम क्या कह सकते हैं कि अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 a को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 5 a को विभाजित करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5c। पढ़ा था ना हमने पीछे कि अगर कोई संख्या p है जो अगर a को विभाजित करती है तो a बराबर क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, 5c। हमने पहले पढ़ा था, आप इसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं कि ये कैसे आ गया। a बराबर क्या होगा, 5c। अब हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1, और ये होगी अपनी समीकरण 2। तो यहाँ ऐसे हम लिखेंगे a का मान समीकरण
एक में रखने पर क्या होगा? अगर ए का मान समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5b² बराबर ए स्क्वायर। ए का मान कितना है? 5c, तो यह होगा 5c का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास 5b² बराबर 25c स्क्वायर। ये 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा कट के? ये कट गया, 5 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास b² बराबर 5c²। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी पहली समीकरण की 5b² बराबर a² है, वैसे ये होगी b² बराबर 5c², b² बराबर 5c²। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है कि b² है जो 5 का मल्टीपल है समथिंग, तो हम लिख सकते हैं कि जो है 5b² को विभाजित करेगा। 5 है जो b² को विभाजित करेगा। प्रमेय कौन सी थी? 1.3 के द्वारा क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा कि 5b² विभाजित करेगा, तो 5 है जो, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से 5 है जो b को भी विभाजित करेगा। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, पहले हमने सिद्ध किया था प्रमेय 1.3 के द्वारा कि 5 a को विभाजित करता है, यहाँ पे सिद्ध हो गया कि 5 b को विभाजित करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 5 है जो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया। अब बट हमने शुरू में क्या कहा था? a और b सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब इनका कोई आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पे क्या सिद्ध हो रहा है कि 5 है जो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? एक विरोधाभास हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? विरोधाभास हो गया। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, के कारण है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी अवधारणा क्या थी कि हमने क्या माना था? √5 एक प्रमेय संख्या है, तो ये हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। इसलिए √5 क्या होगा? एक अप्रमेय संख्या होगा। तो हमारी वो अवधारणा गलत थी, तो इसका मतलब √5 क्या होगा? एक अप्रमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मान लिया था, मान लो √5 एक, हमने सिद्ध क्या करना था? √5 एक प्रमेय संख्या सिद्ध करना था, अप्रमेय करना था सिद्ध, लेकिन हमने इसको विरोधाभास से करना है, इसलिए हमने मान लिया कि √5 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, प्रमेय संख्या है अगर, तो इसका मतलब √5 को हम क्या ले सकते हैं? a बटा b। a और b क्या है? पूर्णांक है, और a और b क्या है? सहभाज्य है। इसको हमने रीअरेंज किया, मतलब क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास b जहाँ पे भाग में था तो गुना में हो गया √5b बराबर a। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ गया? √5b का सारे का स्क्वायर वर्ग हो गया, और a का भी वर्ग हो गया, तो a² आ गया। यहाँ से आ गया अपने पास √5 का वर्ग कितना होता है? 5b का वर्ग b², और a का वर्ग a²। 5 a² को विभाजित करेगा, यहाँ से आ गया, क्योंकि क्या है? a² क्या है? 5 गुना में समथिंग, 5 गुना में कोई भी पूर्णांक होगा ये, तो जिसको हम इसलिए हम लिख सकते हैं 5 a² को विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 के द्वारा 5 a को विभाजित करेगा, इसलिए हमारे पास क्या आ गया? अगर 5 a को विभाजित करेगा तो हमने ये भी पढ़ा था पहले कि अगर 5 a को विभाजित करा तो a बराबर क्या होगा? 5c। a को हम लिख सकते हैं 5 के गुणा में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण कौन सी थी? ये भी, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 5b² बराबर 5c का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको हम जब खोलेंगे तो जाएगा 25c²। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया था? b² बराबर 5c²। अब b² बराबर क्या आ गया? 5c²। फिर से हमारे पास b² है जो 5 का गुणन में है, गुणा में है 5 के। ठीक है,
बी स्क्वायर को हम कैसे लिख पा रहे हैं, 5 गुणा में समथिंग, कोई भी गुणांक। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 क्या है, बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 के द्वारा हमारे पास क्या आएगा, प्रमेय 1.3 के द्वारा 5 बी को विभाजित करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 ए को विभाजित करता है और 5 है जो बी को विभाजित करता है। तो इसका मतलब 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने शुरू में क्या कहा था, ए और बी सहअभाज्य है, मतलब इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण है, इसलिए √5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पक्के से अच्छी तरह से रट लेना है। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, √2 और √3 के लिए, और √7 का आपने एक क्वेश्चन खुद करना है इसको देख के कि अगर यहाँ पे √7 होता तो हम इसको कैसे हल करेंगे। ये आपका होमवर्क है, √7 के लिए करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।